क्लास 9 के हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कर रहे हैं, डीओई के पेपर कर रहे हैं फॉर फाइनल एग्जाम ऑफ क्लास 9 साइंस। आपके सपोर्ट के लिए थैंक्स। आइए करते हैं क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है, द सिमिलैरिटी बिटवीन सॉलिड लिक्विड एंड गैस मैटर इज दैट दे। तो क्या है, जो सॉलिड लिक्विड और गैस होते हैं उनमें क्या सिमिलैरिटी होती है? क्या वो ऑक्यूपाई करते हैं स्पेस, हैव अ मास, क्या उनमें मास होता है बोथ ए एंड बी, क्या उनमें स्पेस और मास दोनों होता है ए और बी, और या उनकी फिक्स शेप होती है? तो इसका ऑप्शन क्या होगा बेटा? इसका ऑप्शन क्या होगा? जो सॉलिड लिक्विड गैस अगर की बात हम करें तो सॉलिड लिक्विड गैस दोनों इनमें क्या होता है? सॉलिड लिक्विड गैस जो ये क्या करती हैं, ए तो ऑक्यूपाई करेंगी स्पेस, और बी क्या होगा, इनके अंदर मास भी होगा, इनके अंदर स्पेस भी होगा और क्या होगा बेटा, इनके अंदर मास भी होगा। तो दोनों चीज होती है किसके अंदर? सॉलिड लिक्विड गैस में अगर सिमिलरिटी देखें तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा सी। सी ऑप्शन पहले वाले का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, when 20 ग्राम of potassium paramagnet is dissolved in 1000 ml of water there is no increase in volume। तो इनका वॉल्यूम इंक्रीज नहीं हो रहा। तो ये ऑब्जर्वेशन क्या बताती है बेटा? सिंपल सी बात है, देखो अगर हमारे को पता है यहाँ पर क्या है, वाटर है या पोटेशियम पैरामैग्नेट है, कुछ भी है, और इसके अंदर कोई चीज हमने डाली, डिजोल्व करी, तब भी इसका जो वॉल्यूम है जितना थी इसकी हाइट थी ये उतनी ही रहेगी, इसकी हाइट में कोई चेंज नहीं आया। तो ये क्या बताता है? ये बताता है कि जो पार्टिकल ऑफ मैटर है इनके बीच में स्पेस है। तो इसका ऑप्शन होगा ए। ठीक है, क्योंकि कोई एक सॉल्यूशन था उसमें हमने दूसरी चीज को डाला मगर उसके बाद भी उसका वॉल्यूम इंक्रीज नहीं हुआ, इट मींस इट हैज अ स्पेस। तो पार्टिकल ऑफ वाटर हैव अ स्पेस बिटवीन देम इनटू व्हिच पोटेशियम परमैंगनेट पार्टिकल इज फिट। तो ऑप्शन ए है, पोटेशियम परमैंगनेट के पार्टिकल से फिट हो जाएंगे। और क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन 3 में क्या पूछा है? व्हेन 20 ग्राम ऑफ पोटेशियम, थर्ड क्वेश्चन में पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द लिक्विड गैस एरोसोल। किसकी बात चल रही है? लिक्विड गैस एरोसोल की। लिक्विड गैस एरोसोल के बारे में पूछा गया है। तो बेटा वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है ये। तो लिक्विड गैस एरोसोल क्या होता है? वो होता है स्मोक। क्या होता है? स्मोक होता है। क्लियर है बच्चे? यहां तक समझ आया आपको? नहीं आया? फोर्थ में है, द आयंस प्रेजेंट इन Na2CO3। Na2CO3 में कौन से आयन होते हैं? ये है सोडियम, ये है कार्बोनेट। तो इसके आयंस पूछे, तो बेटा इसके आयंस क्या होंगे? तो ऑप्शन देख लो। तो बेटा हमें पता है कि सोडियम कार्बोनेट को हम स्प्लिट कैसे कर सकते हैं। सोडियम कार्बोनेट कैसे बनेगा? बनेगा Na पॉजिटिव प्लस कार्बोनेट CO3 नेगेटिव, यानी नेगेटिव ट्वाइस। तो ठीक है, तो यहाँ पे +1 है या -2 है। क्लियर है? बात इतनी समझ आ गई? तो ये क्या है, एक +1 है और एक -2 है। तो इसके हिसाब से जो इसके आयन बनेंगे, इसके आयन बनेंगे, जो इसके आयन बनेंगे बेटा वो Na+ और CO2- यानी सोडियम और कार्बोनेट बनेंगे, और ऑप्शन होगा इसका ऑप्शन ए। फिफ्थ क्वेश्चन करते हैं, when 6 ग्राम of carbon is burned into 16 ग्राम of oxygen 22 ग्राम of carbon dioxide is produced। जब हम 6 ग्राम कार्बन और 16 ग्राम ऑक्सीजन जो है दोनों को लेंगे तो हमारी CO2 22 ग्राम होगी। अगर हम इसको चेंज कर दें और बोल दें 6 ग्राम ऑफ CO2 को बर्न करें 30 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन में, देन द कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस, कार्बन डाइऑक्साइड कितनी प्रोड्यूस होगी? तो बेटा हमने क्या करा, 12 ग्राम कार्बन और क्या ली, 30। जब हमने यहाँ पे क्या करा, 12 ग्राम और कार्बन और 32 ग्राम ऑक्सीजन ली। कैसे करा? क्योंकि कार्बन का एटॉमिक मास क्या होता है, 12, और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास क्या होता है, 32 होता है। तो हमारी जो CO2 बनी वो बनी 12 + 32। ये पता है ना कि हम मोलर मास निकाल रहे हैं, जब भी ऐसे क्वेश्चन करते हैं तो क्या निकालते हैं, मोलर मास। तो जो CO2 आया वो 44 ग्राम आया। अगर हमने 6 ग्राम कार्बन ली और 16 ग्राम ऑक्सीजन ली तो हमारा 22 ग्राम बना। पर अगर हम 6 ग्राम ही कार्बन ले रहे हैं मगर ऑक्सीजन को चेंज करके 30 ग्राम ले रहे हैं, तो जो क्या है 6 के हिसाब से वो क्या बनेगा? देखो 6 के हिसाब से बनना कितना चाहिए था, 22, और ऑक्सीजन यहाँ पे क्या होनी चाहिए थी, 16, पर ऑक्सीजन कितनी हो गई, 30। तो जो फालतू की ऑक्सीजन है 14 ग्राम वो वेस्ट होगी, वो अनसैचुरेटेड हो जाएगी, उसका कोई यूज नहीं होगा। तो ऑक्सीजन के चेंज होने के बाद भी कोई चेंज नहीं आएगा। तो वैल्यू कितनी बनेगी, 22 ग्राम। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है जो रिएक्शन है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग, तो कार्बन यहाँ पे
कार्बन का एटॉमिक मास 12, ऑक्सीजन का 32, तो CO2 बनती है 44। अगर 12 ग्राम में 44 है तो 6 ग्राम में उसकी आधी हो जाएगी 22। अगर हमने ऑक्सीजन बढ़ा भी दी तो उसका कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि वो क्या होगी, अनसैचुरेटेड होगी, यानी अनयूज्ड होगी, और अनयूज्ड होने के बाद से कोई भी चेंज उसमें नहीं देखने को मिलेगा। क्वेश्चन 6 देखेंगे। क्वेश्चन 6 में बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट द स्ट्रक्चर इन एटम। तो पहले बोला है द एटम इज एन इंडिविजुअल पार्टिकल। एटम जो होते हैं क्या इंडिविजुअल पार्टिकल है, तो ये फॉल्स है, क्योंकि एटम में क्या, एटम जो है डिवाइड हो जाते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में, तो ये बात सीधी सी गलत हो गई। द एटम एज अ होल इन न्यूट्रल, ठीक है। तो दूसरा बोला है कि एटम जो होते हैं न्यूट्रल, तो बिल्कुल ठीक है, न्यूट्रल हो सकते हैं होल में। और द होल मास ऑफ एन एटम इज कंसंट्रेटेड इन द न्यूक्लियस, बिल्कुल न्यूक्लियस में हो सकता है। तो इसका जो ऑप्शन है वो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ओनली वन, जो एटम इन एन इंडिविजुअल पार्टिकल, ये फॉल्स स्टेटमेंट है, ठीक है। जो द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या है, एटम जो है वो इंडिविजुअल होते हैं, जबकि एटम इंडिविजुअल नहीं होते। एटम को 3 हिस्सों में बांटा जा सकता है, और कौन से 3 हिस्से हैं वो है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है, बाकी दोनों स्टेटमेंट ठीक है। एटम जो होते हैं वो होल इन न्यूट्रल होते हैं, और जो एट होल मास जो होता है एटम का वो कंसंट्रेटेड होता है, फिक्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 7। बेटा क्वेश्चन 7 में बोला हुआ है, क्या बोला क्वेश्चन 7 में, एटम ऑफ एन एलिमेंट हैव 3 वैलेंसी। कोई एटम है जिसकी जो वैलेंसी है वो कितनी है, 3 है, इलेक्ट्रॉन है इन एम सेल, उसकी एम सेल में, और एटॉमिक मास बताना है उसका। तो देखो हमारे को सेल का पता है, ये बोर ने दिया था सेल का, किसने दिया था सेल के बारे में, बोर ने दिया था। तो जो सेल होती है होती के एल एम एन, 4 सेल होती हैं। के सेल में 2 होते हैं हमेशा, एल में 8 होते हैं, एम में 8 होते हैं, ठीक है, और एन में 18 होते हैं, ये रूल है। मगर क्वेश्चन में क्या बोला, क्वेश्चन बोला एम सेल में कितने हैं, 3 है। अगर एम सेल में 3 है तो उससे पहले की सेल पूरी भरी हुई होंगी, तो उसके, क्योंकि के में कितने होते हैं, 2, मैंने अभी 2 मिनट पहले बताया है, के एल एम एन सेल होती है, के एल एम एन, के में हमेशा 2, एल में 8, एम में 8, एन में 18, ये तो फॉर्मूला है, ये क्या है, रूल है। और इसके अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन में बोला एम में कितने हैं, 3। अगर एम में 3 है तो एल में 8 होंगे और के में 2 होंगे, तो टोटल जोड़ दोगे तो क्या जाएगा, 2 और 8 10 और 3 13। तो इसमें कितने हो गए, 13 हो गए। तो जो इसका पूछा गया है कि आप बताओ उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट में, तो इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा, 13, ऑप्शन डी होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रोल ऑफ द राइबोसोम। तो राइबोसोम का रोल क्या है बेटा, हमें पता है राइबोसोम किस काम आता है, तो राइबोसोम प्रोटीन को सिंथेसाइज करता है, यानी प्रोटीन को अलग करके हमारी बॉडी में सिंथेसाइज करता है। तो ऑप्शन ए है, क्वेश्चन 8 का ऑप्शन ए होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, लोटस स्टेम फ्लोट इन वाटर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ। जो लोटस होता है उसकी स्टेम जो है फ्लोट करती है वाटर पे, क्यों फ्लोट करती है, क्योंकि एरन कायमा के कारण। और हमें पता है एरन कायमा क्या होते हैं, एरन कायमा क्या होती है, कैविटी होती है उसके अंदर, और कैविटी के कारण क्या होता है, लोटस फ्लोट करता है। जिस भी लीफ प्लांट में कैविटी होगी वो प्लांट फ्लोट करेगा, क्योंकि कैविटी क्या होती है, होलो होती है, जिसके कारण उसमें फोर्स, बेंसी फोर्स आराम से लग सकती है। तो एरन कायमा के कारण लोटस प्लांट क्या करता है, फ्लोट करता है। क्वेश्चन 10 देखते हैं। क्वेश्चन 10 में बोला हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ शो द यूनिफॉर्म मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। तो देखो ये सारे ग्राफ किसके हैं, ये डिस्टेंस टाइप ग्राफ है, dt है, कुछ होता है डिस्टेंस टाइप ग्राफ, तो dt को हम s इंटू टी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो देखो अगर ग्राफ इस तरीके से होगा तो ये नॉन यूनिफॉर्म होगा, और ऐसी स्ट्रेट लाइन होगी तो ये होगा यूनिफॉर्म। और क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है आपसे, बोला गया यूनिफॉर्म मोशन में बताओ, तो यहाँ पे एस टी यानी स्ट्रेट लाइन में होगा, तो इसका ऑप्शन क्या होगा, ए ऑप्शन होगा। और भी चीजें थोड़ा समझ सकते हैं, इस तरीके से अगर होता है एस टी तो यहाँ पे v 0 होगा, यानी याद रखना जब भी हम जब डिस्टेंस टाइप ग्राफ बोलेंगे तो उसमें एक्सेलरेशन क्या होता है, 0 होता है। डिस्टेंस टाइप ग्राफ में एक्सेलरेशन 0 होता है, और यूनिफॉर्म मोशन में लाइन स्ट्रेट होगी एस टी में, और ऐसा होगा तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। क्वेश्चन 11 में बोला हुआ है बेटा इफ एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ s इज टाइम t देन स्पीड विल बी। तो यहाँ पे बोला डिस्टेंस को हमें क्या मानना है, s, और टाइम को t मानना है, और स्पीड बताना है। हमें पता है स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ पे स्पीड की जगह हमने v लिख दिया, हम डिस्टेंस को क्वेश्चन में बोला s मानो, हमने s मान लिया, और टाइम को t मान लिया, तो v इक्वल टू s अपॉन t। कौन सा ऑप्शन है ये ऑप्शन है हमारा ए। तो 11 का आंसर हो जाएगा ए, जो भी बोला है वही लगा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 क्वेश्चन है। 12 क्वेश्चन में बेटा क्या लिखा है, 12 क्वेश्चन में लिखा अ बॉय इज मूविंग अ ट्रेन टॉस अ कॉइन व्हिच फॉल बिहाइंड हिम इट मींस द ट्रेन इज मूविंग।
तो एक बॉय जो है मूविंग ट्रेन में घूम रहा है और तो उसने टॉस करा एक कॉइन को, तो जो कॉइन है वो पीछे ही चला जाएगा। तो ऐसा क्यों होगा? एक्सेलरेशन मोशन के कारण होगा, क्योंकि एक्सेलरेट कर रही है ट्रेन, तो कंटिन्यूसली मूव कर रही है ना, तो एक्सेलरेशन के कारण क्या होगा? कॉइन पीछे फॉलो गिर जाएगा। तो ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट है ऑब्जेक्ट दैट कंपैरेटिवली हैज लीस्ट इनर्शिया। तो किस ऑब्जेक्ट का इनर्शिया कम हो सकता है? कंसीडर विद, ठीक है, यहाँ पे अगर उनका सेम साइज है तो बोला सॉलिड आयरन बॉल, प्लास्टिक बॉल, पेपर बॉल, थर्माकोल बॉल। बेटा सिंपल सा लॉजिक है, जिसका मास ज्यादा होगा उसका इनर्शिया ज्यादा होगा, जिसका मास कम होगा उसका इनर्शिया कम होगा। तो आपको पता ही है आयरन सबसे ज्यादा भारी होगा, उसका मास ज्यादा है। उसके बाद प्लास्टिक उससे कम होगा भारी, उसका मास यानी आयरन के मास से कम है। पेपर, पेपर का जो मास है वो आयरन, यानी पेपर जो है आयरन से भी, वो प्लास्टिक से और आयरन से दोनों से हल्का होगा। और सबसे हल्का क्या होगा? थर्माकोल होगा। उसका साइज तो बड़ा होगा पर उसका, तो यहाँ पे जो ऑप्शन है बोला हुआ है किसका मास सबसे कम है, तो थर्माकोल बॉल का मास सबसे कम है, क्योंकि उसका वजन भी कम होता है। किसी को थर्माकोल बॉल से मारो तो चोट लगती है? नहीं लगती। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट है द वैल्यू ऑफ द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो वैल्यू ऑफ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है? तो बेटा इसका ऑप्शन है आपके पास ऑप्शन बी। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन में बोला था एनर्जी ड्राइव फ्रॉम द एटम दैट इज यूज्ड टू रन पावर प्लांट। मतलब बिजली बनाने के जो प्लांट होते हैं जिनसे बिजली बनाई जाती है, उन प्लांटों में कौन सी एनर्जी लगती है? तो सिंपल सी बात है, आंसर है न्यूक्लियर एनर्जी। बिजली बनाने के लिए कौन सी एनर्जी का यूज कराया जाता है? न्यूक्लियर एनर्जी का। तो ऑप्शन बी होगा क्वेश्चन 15 का। 16 है कंप्रेस्ड स्प्रिंग पॉजेज। अगर हम किसी स्प्रिंग को दबाएं, तो जैसे बेटा हम दबाते हैं किसी स्प्रिंग को, तो उसके अंदर क्या आती है? उसके अंदर एक एनर्जी आती है। जैसे हम छोड़ते हैं स्प्रिंग को, वो जोर से उछलती है ना। देखा भी होगा ना तो आपने, या कि कोई भी स्प्रिंग है, या आप देखा होगा पेन के अंदर स्प्रिंग होती है, तो जैसे हम बटन दबाते हैं तो स्प्रिंग कंप्रेस होती है, सिक्का बाहर निकलता है। जैसे छोटा सा बटन दबाते हैं तो सिक्का तेजी से अंदर घुस जाता है। रीजन क्या है? वहां पे उसमें एक एनर्जी भर रही है। तो जब भी हम एक स्प्रिंग को कंप्रेस करते हैं तो उसमें कौन सी एनर्जी जाती है? उसमें पोटेंशियल एनर्जी जाती है। टॉय कार होती है, हम उसमें चाबी भरते हैं, तो चाबी भरने से क्या होता है? उसके अंदर एक एनर्जी भर जाती है। वो एनर्जी क्या है? पोटेंशियल एनर्जी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 17 क्वेश्चन है। 17 क्वेश्चन कौन सा है? असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। चलिए समझ लेते हैं। बेटा क्वेश्चन में बोला है एटॉमिसिटी ऑफ वाटर इज 3। दूसरा नेक्स्ट है रीजन दिया है एटॉमिसिटी इज द नंबर ऑफ एटम कंसिस्टिंग अ मॉलिक्यूल। तो पहले बोला है कि पानी है, उसकी एटॉमिसिटी 3 है। और जो पानी, वो जो एटॉमिसिटी होती है वो क्या होता है? जितने उसके अंदर मॉलिक्यूल हैं उनका जोड़, उनका सम जो है वो एटॉमिसिटी होती है। तो देखो हम इसको चेक भी कर लेते हैं। असर्शन H2O से वाटर बनता है। हाइड्रोजन के कितने हैं? 2। ऑक्सीजन का कितना है? 1। तो 2 और 1 कितना है? 3। समझ आ गया? एटॉमिसिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ एटम। अगर हम CO2 की बात करें तो कार्बन के कितने हैं? 1। ऑक्सीजन के कितने? 2। दोनों को जोड़ेंगे 1 और 2 को तो क्या आएगी? 3। अगर हम NH3 की बात करें, नाइट्रोजन कितने हैं? 1। हाइड्रोजन के कितने हैं? 3। तो जोड़ेंगे तो 4। तो एटॉमिसिटी का मतलब पता लग गया, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल में जितने भी एटम प्रेजेंट होते हैं उनको जोड़ दो तो वो एटॉमिसिटी। तो पहले में जो वाटर है तो वाटर की एटॉमिसिटी 3 है, यानी असर्शन इसका करेक्ट है। उसके अलावा ये बात भी बोली जितने उससे क्या होते हैं, नंबर होते हैं एटम में, वो मॉलिक्यूल के वो करेक्ट होते हैं, तो यानी इसका रीजन भी सही है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट असर्शन रीजन देखते हैं। नेक्स्ट असर्शन रीजन है जाइलम इज अ वास्कुलर टिश्यू, और रीजन है इसका वाटर एंड मिनरल आर ट्रांसपोर्टेड इन द प्लांट थ्रू द जाइलम। तो आपने बेटा जाइलम और फ्लोएम दोनों पढ़े हुए हैं। दोनों ही क्या होते हैं? जाइलम फ्लोएम दोनों के बारे में आपने पढ़ा। ये दोनों ही कॉम्प्लेक्स टिश्यू होते हैं, पता है ना। जाइलम का काम क्या होता है? वाटर और मिनरल को ट्रांसपोर्ट करना, और फ्लोएम का काम होता है सनलाइट की हेल्प से फूड बनाना और उस खाने को पूरे प्लांट को ट्रांसपोर्ट करना। तो जाइलम वेस्कुलर टिश्यू है, असर्शन इसका करेक्ट है। उसके अलावा पानी और मिनरल को ट्रांसपोर्ट करता है पूरे प्लांट में, ये भी इसका रीजन भी करेक्ट है। तो इसकी असर्शन रीजन दोनों करेक्ट है। तो 18 भी आपका ऑप्शन ए होगा। 19 में बोला है सेफ्टी बेल्ट आर वॉन्ट टू प्रिवेंट द एक्सीडेंट। तो सेफ्टी बेल्ट क्या हमारे को एक्सीडेंट से बचाती है? बिल्कुल ट्रू है। रीजन में बोला है सेफ्टी बेल्ट एक्सर्ट द फोर्स ऑन आवर बॉडी टू मेक फॉरवर्ड मोशन स्लो। बिल्कुल सही है। क्या सेफ्टी बेल्ट लगने से अगर हम जो हमारा जो फोर्स लगता है आगे की तरफ, क्या वो स्लो हो जाएगा? बिल्कुल स्लो हो जाएगा। तो इसका असर्शन और रीजन दोनों ठीक है। तो ए ऑप्शन भी करेक्ट है। तो 19, तो 17 का भी ए है, 18 का भी ए है, 19 का भी ए है। हम 20 क्वेश्चन पढ़ते हैं असर्शन रीजन का। 20th क्वेश्चन में बोला हुआ है सोयाबीन इज अ खरीफ क्रॉप
दूसरी चीज बोली है रीजन में, क्रॉप ग्रोन इन द रेनी सीजन आर कॉल्ड रबी क्रॉप। तो इसका असर्शन तो करेक्ट है और इसका रीजन गलत है, ठीक है, जिसके कारण इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। समझ आया बेटा? आपका ऐसे सपोर्ट मिलता रहेगा तो हम आगे भी वीडियो बनाते रहेंगे क्लास 9th के लिए। चलिए और आगे के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कुछ करते हैं। बाकी और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए, क्वेश्चंस पेपरों के लिए आप हमारी प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हैं। आपको वहां पे प्रीवियस ईयर और दिस ईयर जो अभी चल रहे हैं वो क्वेश्चंस पेपर विद सॉल्यूशन मिलेंगे, पीडीएफ भी मिलेगी, तो आप जा सकते हैं। चलिए एक क्वेश्चन पढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द होमोजीनियस इन नेचर। तो होमोजीनियस कौन सी चीजें होती हैं? होमोजीनियस वो होता है जिसमें दो चीजों को या तीन चीजों को मिक्स कर दे तो पता नहीं लगेगा, वो होमोजीनियस होगा। जैसे आपने पानी में क्या मिला दिया, चीनी मिला दी, तो आप चीनी और पानी को ढूंढ नहीं पाएंगे, वो होमोजीनियस होगा। हेट्रोजीनियस क्या होगा? जैसे अगर आप पानी में आपने मिट्टी मिला दी, पानी में पत्थर मिला दिए, पानी में ऑयल मिला दिया, तो आप ढूंढ पाएंगे। तो उसमें बोला है बताओ कौन से नहीं है। तो बेटा जब आइस एयर ये यूनिफॉर्म कंपोजिशन होती है, तो इसलिए फर्स्ट का आंसर क्या होगा? सी होगा, यूनिफॉर्म। समझ आ गया? तो जो यूनिफॉर्म कंपोजिशन जिसमें हम पहचान ना पाए कि दूसरी चीज कौन सी मिली हुई है, वो होमोजीनियस कहलाते हैं नेचर में। नेक्स्ट है द प्रॉपर्टी टू फ्लो अ यूनिक टू फ्लूइड, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। जो फ्लो, कोई भी चीज जो फ्लो करती है वो यूनिक प्रॉपर्टी है फ्लूइड की। तो फ्लूइड क्या होता है? फ्लो करता है। फ्लूइड क्या हो सकता है? लिक्विड हो सकता है और गैस हो सकता है। फ्लूइड की जो प्रॉपर्टी है वो क्या है? फ्लूइड क्या होगा? लिक्विड हो सकता है और गैस हो सकता है। कभी सॉलिड देखा है तुमने कि अपने आप ही कहीं चले? पर अगर आप पानी एक जगह फेंकोगे तो उससे आगे को चला जाएगा ना। और ऐसे ही जैसे आप परफ्यूम करते हैं तो उसका स्मेल पूरे घर में फैल जाती है, नहीं फैल जाती? तो लिक्विड और गैस इन दोनों में क्या होती है? फ्लूइडिटी की प्रॉपर्टी होती है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? सी होगा। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है बेटा? थर्ड क्वेश्चन है few students are arranged in the increasing order of force of attraction between the, ठीक है, between the tear particle, which one of the following represent a correct arrangement। तो इन्होंने क्या करा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को चेक कर रहे हैं, तो करेक्ट अरेंजमेंट इसका क्या होगा? तो बेटा करेक्ट अरेंजमेंट देख लो आपका कैसे होगा। होगा सॉलिड, लिक्विड और गैस की फॉर्म में होगा। तो क्या होगा? सॉलिड, लिक्विड, गैस हो सकता है, उल्टा भी कर सकते हो, गैस, लिक्विड और सॉलिड। अब इसमें ऑर्डर जो देगा उसके अकॉर्डिंग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के हिसाब से देखना है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के हिसाब से इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा? ऑप्शन डी आ जाएगा। सबसे पहले गैस आएगी, ऑक्सीजन, फिर आएगा लिक्विड यानी वाटर, और लास्ट में आएगा शुगर यानी सॉलिड। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ। फोर्थ क्वेश्चन बोला एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन। क्लोरीन का एटॉमिक मास बता दो। तो हमें याद भी होना चाहिए 35.5 होता है क्लोरीन का एटॉमिक मास। इसको हम सीधे भी याद कर सकते हैं, ठीक है ना। एटॉमिक नंबर क्या होता है क्लोरीन का? 17 होता है और एटॉमिक मास क्या होता है? 35.5 होता है। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन फिफ्थ है बेटा। क्वेश्चन फिफ्थ में बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोनोएटॉमिक एलिमेंट। मोनोएटॉमिक वो होंगे जिनके अंदर एक ही क्या होगा? एटम होगा। तो हीलियम मोनोएटॉमिक है, यानी इसका ऑप्शन है सी। वैसे मोनोएटॉमिक में सोडियम Na भी क्या हो सकता है? मोनोएटॉमिक हो सकता है, पर यहाँ पर हीलियम, ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। 6 ने बोला विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द फिजिकल चेंज। तो फिजिकल चेंज क्या होते हैं? ऐसे चेंज जो फिजिकली होते हैं पर केमिकल नहीं होते। जैसे कि आपने पेपर को फाड़ दिया, तो पेपर को फाड़ने के बाद भी पेपर ही रहेगा। लकड़ी को काट दिया तो वो फिर भी लकड़ी रहेगी, वो फिजिकल चेंजेस है, ठीक है। तो यहाँ पर बोला है कौन से फिजिकल चेंज है। तो आपके जो फिजिकल चेंज होंगे बेटा वो कौन से होंगे? वो होंगे फिजिकल चेंज जो है आपके, वो कौन कौन से हो सकते हैं? आपको देख लो यहाँ पे बोला विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फिजिकल चेंज। तो आपका मेल्टिंग ऑफ आयरन मेटल होगा फिजिकल चेंज। दूसरा बेंडिंग ऑफ आयरन रॉड हो सकता है। और तीसरा क्या हो सकता है? ड्राइविंग अ वायर और आयरन मेटल। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? बी ऑप्शन हो सकता है। ये तीनों क्या है? फिजिकल चेंज आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन 7। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट मैच द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आइसोटॉप्स। तो आइसोटॉप्स के कैरेक्टरिस्टिक किस में मैच नहीं करते? तो आइसोटॉप्स के कैरेक्टरिस्टिक मैच नहीं करते, तो यहाँ इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। आइसोटॉप्स आर द एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। ये कैरेक्टरिस्टिक जो है आइसोटॉप्स के मैच नहीं करते। समझ आया बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 8 में बोला कंडक्टिव टिश्यू प्रेजेंट इन द वैस्कुलर बंडल। बेटा कंडक्टिव टिश्यू वो टिश्यू होते हैं जो क्या करते हैं? पेड़ के लिए पानी, मिनरल और खाना ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो कंडक्टिव टिश्यू यानी कॉम्प्लेक्स टिश्यू, जाइलम और फ्लोएम को हम बोलेंगे कंडक्टिव टिश्यू। तो ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन 9 में बोला है प्लाज्मोलाइसिस इन अ प्लांट सेल इज डिफाइंड एज। तो प्लाज्मोलाइसिस क्या करता है? तो प्लाज्मोलाइसिस का काम क्या है?
श्रिंकनेस ऑफ साइटोप्लाज्म इन द हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। जब हाइपोटोनिक सॉल्यूशन आएगा तो साइटोप्लाज्म क्या हो जाएगी, श्रिंक हो जाएगी, समझ आ गया है ना। और हाइपरटोनिक में क्या हो जाएगी, एक्सपेंड हो जाएगी। तो हाइपोटोनिक है, ठीक है, तो हाइपरटोनिक है तो क्या हो गया, श्रिंक हो रही है, और हाइपो होता तो एक्सपेंड हो जाती है, हाइपरटोनिक, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 10th है द आउटर मेम्ब्रेन इज एब्सेंट इन। आउटर मेम्ब्रेन कहां पर एब्सेंट होती है, तो हमें पता है राइबोसोम्स में आउटर मेम्ब्रेन क्या होती है, एब्सेंट होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन 11 में क्या दिया हुआ है बेटा, क्वेश्चन 11 में आपको दिया है, तो बेटा क्वेश्चन 11 है ऑन ऑब्जर्वेशन onion peel under the low power of compound microscope which that of the structure are clearly seen। तो हम जब हम क्या देखते हैं, जब हम अनियन पील को देखेंगे तो हमारे क्लियरली क्या दिखाई देगा, तो हम बेटा क्लियरली क्या दिखाई देगा जब अनियन पील देखेंगे, हमें दिखेगा न्यूक्लियस ऑफ सेल मेम्ब्रेन, वैक्यूल्स और क्रोमोसोम, ये तीनों चीजें क्या क्या दिखाई देगा, न्यूक्लियस दिखाई देगा, सेल मेम्ब्रेन दिखाई देगी, वैक्यूल और क्रोमोसोम। तो 11 का आंसर होगा ऑप्शन ए। 12th है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इनकरेक्ट पेयर। तो इनकरेक्ट पेयर इसका ऑप्शन है ए, लाइसोसोम सीक्रेटिंग क्या है, ग्रेन्यूल्स, ये इसका ऑप्शन गलत है, ठीक है, तो ऑप्शन ए गलत है किसका, 12 का। थर्ड क्वेश्चन 13 क्वेश्चन देखते हैं। 13 क्वेश्चन बोला है स्लोप ऑफ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो देखो वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसे होता है, एस टी में वी जीरो होगा, इसमें यूनिफॉर्म होगा, ठीक है ना, एक्सेलरेशन क्या होता है, जीरो होता है। तो हम बोलेंगे स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स क्या देता है, डिस्टेंस कितना ट्रेवल हुआ है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा, डिस्टेंस ट्रेवल, ठीक है, क्लियर है होगा। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन, तो 13 का ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी, वेलोसिटी आ जाएगा, वेलोसिटी ऑप्शन बी होगा। 14 क्वेश्चन देखो, 14 में लिखा इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस द डिस्टेंस मूव एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट आर इक्वल। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए, इफ द कार इज मूविंग ऑन अ स्ट्रेट रोड विदाउट चेंजिंग द डायरेक्शन। अगर कार एक स्ट्रेट रोड पे चल रही है बिना डायरेक्शन चेंज करे तो तभी क्या होगा, डिस्टेंस मूव होगा और मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इक्वल हो जाएगा, याद रखना, जब स्टेट में चलेगी तभी मैग्नीट्यूड जो है उसका क्या होगा, इक्वल होगा। तो 14 का आंसर क्या होगा, ए। 15 है फाइंड आउट द करेक्ट सेंटेंस बताना है। तो देखो बेटा करेक्ट सेंटेंस किसका, तो इसका ऑप्शन में क्या है, हाइब्रिडाइजेशन मींस क्रॉसिंग बिटवीन द जेनेटिक डिसिमिलर प्लांट। जो जेनेटिकली डिसिमिलर प्लांट होते हैं उनमें हाइब्रिडाइजेशन हो सकता है, जैसे समझ लो हम अमरूद और एप्पल की बात करें, अमरूद यानी और एप्पल, या बनाना और एप्पल, तो दोनों ही जेनेटिकली क्या है, डिफरेंट है, क्या उनमें हाइब्रिडाइजेशन हो सकता है। दूसरा इंट्रोड्यूसिंग जीन्स ऑफ डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक इनटू द प्लांट गिव द जेनेटिकली मॉडिफाइड। अगर हम अपनी मर्जी से कुछ कैरेक्टरिस्टिक डालना चाहें तो क्या वो जेनेटिक मॉडिफाई क्रॉप्स होंगी। तो इन दोनों के हिसाब से आपको बताना है कि करेक्ट सेंटेंस कौन सा होगा। तो बेटा 15 के हिसाब से जो करेक्ट आंसर होगा वो ए होगा, ठीक है, यानी फर्स्ट और सेकंड दोनों ही ट्रू है। हाइब्रिडाइजेशन क्या हो सकता है, दो जेनेटिक डिसिमिलर प्लांट जो जेनेटिकली सेम नहीं है उनके बीच में हम हाइब्रिडाइजेशन कर सकते हैं। इसके कारण आपने देखा होगा ब्रोकली क्या है, हाइब्रिडाइजेशन से बनी है, ब्रोकली किससे बनी है, हाइब्रिडाइजेशन से बनी है। आज की डेट में बड़े अमरूद आते हैं, बहुत बड़े अमरूद, वो भी हाइब्रिडाइजेशन यानी हाइब्रिड क्या है, वो क्रॉप है। नेक्स्ट क्वेश्चन 16, खरीफ क्रॉप आर ग्रोन इन द रेनी सीजन दैट इज द मंथ ऑफ। तो आपको पता है कि खरीफ का मंथ कौन सा होना चाहिए, जून टू अक्टूबर होना चाहिए, जून टू अक्टूबर, तो ऑप्शन सी है। नेक्स्ट करेंगे हम असर्शन रीजन, जल्दी से देख लो असर्शन रीजन बेटा। बेटा असर्शन रीजन फर्स्ट 17 है, बोला था सॉलिड डू नॉट डिफ्यूज इन एयर। जो सॉलिड होते हैं वो एयर में टूटकर डिफ्यूज होकर मिक्स नहीं होते, तो जो असर्शन है वो ट्रू है, सही है, सॉलिड कभी भी डिफ्यूज नहीं होते। रीजन है द पार्टिकल आर लूजली पैक्ड इन सॉलिड, और जो सॉलिड के पार्टिकल होते हैं वो क्या होते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है लूजली पैक्ड, ठीक है ना, तो ये रीजन गलत है। सॉलिड के पार्टिकल तो क्या होते हैं, टाइटली पैक होते हैं या लूजली पैक होते हैं, सॉलिड के पार्टिकल टाइटली पैक होते हैं और वो कभी भी डिफ्यूज नहीं होते। इस हिसाब से असम्पशन सही है, रीजन गलत है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका सी हो जाएगा। जल्दी से क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। 18 असम्पशन रीजन, बेटा 18 असम्पशन रीजन बोल रहा है कॉर्क इज अ प्रोटेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट इन द प्लांट। तो कॉर्क होती क्या है, जो प्लांट जैसे हमारी स्किन होती है ना, हमारी बॉडी की स्किन, ये हमारी स्किन है ना, ऐसे ही प्लांट में क्या होती है, प्लांट की भी स्किन होती है, वो कॉर्क की है। तो बोला है कि कॉर्क क्या करती है, प्लांट को बचाती है, जब हमारी स्किन हमें बचाती है सनलाइट से, बचाती है ना, इन्फेक्शन से बचाती है, तो प्लांट की स्किन भी उसको क्या करती है, सेव करती है, किससे, प्लांट की स्किन उसे सेव करती है कोई भी एक्सटर्नल प्रॉब्लम से। तो पहला जो इसका असर्शन है वो करेक्ट है। इसका रीजन क्या है, 18 का असर्शन गलत है, वो सही है, करेक्ट है असर्शन
रीजन है इट एड इन द प्रोटेक्टिव अगेंस्ट वाटर लॉस, मैकेनिकल इंजरी, माइक्रोब्स। करेक्ट। तो जो भी प्रकार की उसे बाहर से प्रॉब्लम आएगी प्लांट को, उससे ये बचाएगी। तो इसका असर्शन भी रीजन है, असर्शन भी करेक्ट है और रीजन भी करेक्ट है, जिसके लिए ऑप्शन बी इसका सही है। क्योंकि ठीक है, क्लियर हो गया इसमें। क्वेश्चन 20 बोला है व्हेन द स्ट्राइकर हिट द बॉटम ऑफ द पाइल ऑफ द कॉइन प्लेस एट द सेंटर ऑफ द कैरम बोर्ड, only the bottom of the coin come out without disturbing the other coins। तो इसका असर्शन जो है करेक्ट है। इसका रीजन क्या है, फॉर एवरी एक्शन देयर मस्ट बी इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। इसका रीजन गलत है, क्योंकि इसमें एक्शन और रिएक्शन का कोई चक्कर ही नहीं है। तो इसके कारण इसका जो ऑप्शन सी करेक्ट है। समझ आया बेटा? आगे भी क्लास 9 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और डीओई का सैंपल पेपर के लिए आप वीडियो को देखें, चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं, जिससे आपको कंप्लीट प्रिपरेशन मिलेगी क्लास 9 साइंस के लिए। ठीक है, हमारी लाइव वीडियोस को भी देखें ताकि आप एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सके। आपके सपोर्ट के लिए मैं एक बार फिर बोलूँगा थैंक यू और ऑल द बेस्ट आपके कमिंग एग्जाम के लिए।